आपको बताएं कि सोनिया गांधी आज नामांकन के लिए पहुंची हैं। हमने कुछ देर पहले की तस्वीर देखी, वो हवन पूजा कर रही थी और उसके साथ ही ये तस्वीर भी देखिए जहां पर रोड पर, सड़क पर कार्यकर्ता नाचते गाते हुए, उत्साह से भरे हुए सोनिया गांधी के काफिले के साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी उनके साथ हैं, प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं। कल भी हमने देखा था राहुल गांधी के नामांकन के दौरान पूरा परिवार साथ में मौजूद था। राहुल गांधी कल चले गए थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन आज एक बार फिर से वो सोनिया गांधी जब नामांकन करने के लिए जा रही हैं तो उनके साथ मौजूद हैं। प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बड़ी तादाद में लोग रायबरेली में कांग्रेस के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। सड़क पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां से काफिला गुजर रहा है सोनिया गांधी का। दो तस्वीरें आप देखिए रायबरेली में, जहां पर सोनिया गांधी नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ये 6वीं बार होगा मौका जब नामांकन दाखिल करेंगी। रायबरेली से 5वीं बार वो नामांकन दाखिल कर रही हैं और इसके पहले जिस तरह से पूजा अर्चना की एक विशेष तस्वीर नजर आई थी वो भी अपने आप में खास थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है ये आपके सामने है। एक तरफ आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली से, जहां से हमेशा से उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है, रायबरेली से एक बार फिर से नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही हैं सोनिया गांधी। हालांकि अब ये देखने वाली बात है जिस तरह से विशेष पूजा की गई, आपने तस्वीरों में भी देखा था। इस दौरान राहुल गांधी उनके साथ में मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे यानी कि राहुल गांधी के सामने जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की स्मृति ईरानी, आज स्मृति ईरानी भी नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही थी, लेकिन उसके पहले उनकी तस्वीर भी कुछ इसी तरह की नजर आई जो रायबरेली में तस्वीर देखने को मिली। नामांकन दाखिल करने के पहले एक शुभ मुहूर्त, शुभ समय और एक विशेष अनुष्ठान, ये दो तस्वीरें देखने को मिली जब सोनिया गांधी ने भी विशेष पूजा अर्चना की तो वहीं स्मृति ईरानी भी नामांकन के पहले विशेष पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। और दोनों ही अगर बात करें तो दोनों ही तस्वीरों में इसके बाद में एक रोड शो देखने को मिला है और सोनिया गांधी नामांकन दाखिल करने के पहले जिस तरह से रोड शो के जरिए होती हुई जा रही है, कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। स्मृति ईरानी आज नामांकन करने के लिए नैना जा रही हैं और देखिए शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से। राहुल गांधी जब नामांकन के लिए जा रहे थे तो भी शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से, आज बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं नामांकन के दौरान और जो रोड शो है स्मृति ईरानी का उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक भी नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से स्मृति ईरानी आज ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि 1 लाख का जो फासला था पिछले बार 2014 के चुनाव में उसको वो पाटने की कोशिश कर रही हैं, उसको, उस गैप को वो कम करने की कोशिश कर रही हैं। लगातार वो 5 साल में अमेठी का दौरा करती रही हैं और अपने पक्ष में तमाम जो समीकरण हैं उसको बनाने की कोशिश स्मृति ईरानी करती रही हैं। अगर स्मृति ईरानी इस सीट को निकालने में कामयाब हो जाती हैं तो सबसे बड़ी जीत स्मृति ईरानी के लिए, उनके करियर की ये कही जा सकती है। एनके सिंह साहब, बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो मुझे लगता है कि अगर वहां पे पार्लियामेंट में जिस दिन शपथ हो रहा होगा शायद सबसे कद्दावर नेता के रूप में मोदी के बाद ये होंगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी हम ये स्टेज है जिसमें कह सके कि वो राहुल गांधी पे भारी पड़ेंगी। आप एक बात गौर कीजिएगा कि बहुत खराब दिन थे कांग्रेस के 2014 में, 44 सीटें आई। इतिहास गवाह है कि मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, तब भी 11 करोड़ वोट मिले थे और यूं कहिए कि 19.3% वोट थे, जबकि मोदी जी को 17 करोड़ वोट मिले थे। कोई बहुत बड़ा गैप नहीं था। कांग्रेस को अगर आज देश में 11 करोड़ मिल रहे हैं मोदी जी के उस तूफान के बाद जिसमें कि 17 करोड़ मोदी जी को मिले थे, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस को राइट ऑफ कर सके, वो रायबरेली हो, अमेठी हो, कहीं भी हो। लिहाजा राहुल गांधी वहां के सबसे कद्दावर नेता, सेकंड कद्दावर नेता है और उनको वहां से हराना मुझे लगता है कि ये दो बातें होती है, एक तो भीड़ जमा होना, दूसरी बात ये होती है कि उस भीड़ का वोट में तब्दील हो जाना। अमेठी की अगर हम बात करें, बिल्कुल ये सबके लिए अप्लाई करता है, ये सबके लिए अप्लाई करता है और इसीलिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश जो राहुल गांधी की तरफ से कल हुई थी, आज स्मृति ईरानी की तरफ से जो हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि फिर बीजेपी जो लगातार ये निशाना साध रही है, ये सवाल उठा रही है कि वायनाड जाने की जरूरत नहीं होती राहुल गांधी को अगर उन्हें लगता है कि उनकी जमीन वहां से खिसक नहीं रही है। सही बात है और इसी अमेठी ने कांग्रेस को हराया भी है, एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार हराया है। तो अमेठी में, और अमेठी नहीं रायबरेली में हराया है।
तो अप्रत्याशित नहीं होना चाहिए वहां से। अगर कांग्रेस हार भी जाती है तो ये मुकाबला बहुत कड़ा है। स्मृति ईरानी ने 5 साल बहुत मेहनत की है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी पकड़ बनाने में, और सरकार ने भी वहां पर जिस तरह के उपक्रम लगाए हैं और कांग्रेस का संगठन वहां जिस तरह से बिखरा है, उनके जो सिपा सलार थे टूट टूट कर बाहर आए हैं, उससे लगता है कि एक संभावना पैदा हुई है, गुंजाइश पैदा हुई है। लेकिन एक सवाल सुशील जी, आपको मैं बीच में टोक रहा हूं, जो एनके सिंह साहब कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। जब 44 सीटें आई कांग्रेस की पूरे देश में, स्थिति बहुत खराब थी 2014 में, और मोदी की ऐसी लहर थी कि कई नेता तो बस उस लहर में जीत गए बीजेपी के। फिर इस बार आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा और यूनाइटेड कैंडिडेट, लेकिन आप सोचिए, और इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवार भी नहीं है अमेठी में। और पिछली बार स्मृति ईरानी को मौका कितने दिन का मिला था प्रचार करने के लिए? मुश्किल से 15 दिन प्रचार कर पाई थी, तब वो अपने गैप को इतना कम कर सीमित कर गई। तो आप मान रहे हैं इस बार 5 साल उन्होंने मेहनत की है। इस बार ज्यादा चुनौती होगी राहुल गांधी के लिए? बेशक, और उनका वायनाड जाना इस चुनौती को स्वीकार करना है कि इस बार चुनौती वाकई तगड़ी है। जी, एनके सिंह साहब मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। आपको क्या लग रहा है कि सभी कैंडिडेट्स जब नामांकन भरने के लिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री का पहुंचना पॉसिबल भी नहीं होता, संभव भी नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह तो मुख्यमंत्री जाते हैं। यहां मुख्यमंत्री के पहुंचने को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी नो होल्ड्स बार्ड ये वॉरफेयर है, जिसमें कि एक अंग्रेजी में है कि ये वो दांव है जिसमें कोई भी पकड़ बाधित नहीं है। तो उसमें चीफ मिनिस्टर जाएंगे और जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरी शक्ति लगानी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके उसके बरक्स अगर आप देखेंगे तो जिन हालात में वो हारे हैं 2 बार, वो हालात बिल्कुल अलग थे, और उसमें देश में भी उसका मैसेज था, वो सिर्फ वही नहीं था। लिहाजा और बाकी अगर इलेक्शन कोर्ट में हार जाती इंदिरा गांधी तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे जो इस समय स्थिति है, अपोजिशन का एक यूनाइटेड कैंडिडेट है। उस समय वोट्स स्प्लिट नहीं हुए, 2014 में स्प्लिट हुए थे, अब की बार स्प्लिट भी नहीं हुए हैं, और राहुल गांधी का कद 14 से 19 में काफी बदला है। एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन से, जो पता नहीं पॉलिटिक्स में रहेगा भी कि नहीं, उससे लेके एक जुझारू पॉलिटिशियन के रूप में इमर्ज किए हैं। गुजरात का नतीजा उसका रिफ्लेक्शन है, जिसमें कि टोटल 31 जिलों में 15 जिले ऐसे थे जिसमें बीजेपी को 6 सीटें मिली है। रूरल गुजरात में बीजेपी को कोई सीटें नहीं मिली और कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिली है, और उसका रिफ्लेक्शन आपको बाकी 3 राज्यों में मिलेगा। लिहाजा इस समय ये कहना, आउटराइटली कह देना कि नहीं साहब चीजें एक पक्ष में है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये फारफेच्ड होगा। सुशील पंडित जी, आप कह रहे हैं कि ये संभावना इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि बीजेपी की तरफ से दावा हो रहा है कि भाई यहां राहुल गांधी को हरा देंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस सीट से कांग्रेस हार चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर राहुल गांधी, जिसकी बात एनके सिंह साहब कर रहे हैं कि राहुल गांधी का कद 2014 से अब तक काफी बढ़ चुका है, और उसका रिजल्ट भी राहुल गांधी ने दिखाया है। 3 प्रदेशों में सत्ता में वापसी कांग्रेस ने की है 2014 के चुनाव से ठीक पहले। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस ने वहां सरकारें बना ली हैं, लेकिन वो वैसी डिसाइसिव विक्ट्री नहीं थी। 3 या 4 सीटों का अंतर मध्य प्रदेश में था, 10-12 सीटों का अंतर राजस्थान में था, और दोनों जगह कांग्रेस को अपना बहुमत नहीं मिला था। इस बात के बावजूद कि कांग्रेस विपक्ष में थी, बीजेपी इंकम्बेंट थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी, फिर भी एक डिसाइसिव विक्ट्री नहीं थी। और गुजरात में तो 20 साल लगातार विपक्ष में रहने के बाद भी पुनः वो बीजेपी को डिसलॉज करने में सफल नहीं हुए, जबकि नरेंद्र मोदी अब चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, वहां के चीफ मिनिस्टर एक लैकलस्टर नाम थे। एक सवाल ये भी कि 2018 में जिस तरह से, अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें, जो परिणाम है वो राहुल गांधी के बढ़ते कद का एक नतीजा था, या फिर एंटी इनकम्बेंसी हम इसे कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से इन्हें दोनों ही पहलुओं के रूप में देखा जा रहा है, और खासतौर से उसका प्रभाव क्या वाकई में 2019 के इस चुनाव में नजर आएगा? आप देखिए, उसमें बहुत से फैक्टर्स काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा फैक्टर यह भी था कि भाजपा का जो कोर वोटर था, आप वहां के अगर नोटा वोट्स की संख्या देखें तो मध्य प्रदेश में ही 5.25 लाख नोटा वोटर्स थे, 4.25 लाख नोटा वोटर्स राजस्थान में थे, 7.25 लाख नोटा वोटर्स गुजरात में थे।
अगर राज्य में और केंद्र में दोनों जगह सरकार है तो नाराज वोटर भाजपा से होगा, कांग्रेस से नहीं होगा। और इस वोटर, अगर एक व्यक्ति नोटा डालता है तो उसके पीछे कम से कम 3-4 ऐसे हैं जो वोट डालने ही नहीं आए। ऐसी परिस्थिति में भाजपा जो एंटी इनकम्बेंसी भुगत रही है उसका नतीजा जमीन पर साफ दिखाई पड़ा। मुझे लगता है कि केंद्र में जो इस वक्त टक्कर है वो इतनी कांटे की टक्कर है कि कोई भी कोर वोटर ये गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कि इतने महत्वपूर्ण चुनाव में उसकी नाराजगी की वजह से कोई गड़बड़ हो, नतीजों में कोई गड़बड़ हो। जी ठीक तो है। इसलिए मोबिलाइजेशन बहुत जबरदस्त है, वोटर टर्नआउट बहुत जबरदस्त है और ये कांटे का मुकाबला है, टक्कर बिल्कुल दो धुरों की टक्कर है। आपसे मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। राहुल गांधी का कद बढ़ा है और पॉपुलैरिटी भी उनकी बढ़ी है, चाहे वो सर्वे हो तमाम, वो भी बताते हैं कि राहुल गांधी का ग्राफ काफी ऊपर गया है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सीट के टर्म्स में लेंगे तो जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमारे यहाँ है उसमें 7.5% कांग्रेस को जो वोट मिले थे, तो आप अगर इसको 18% भी कर ले, 3 गुना भी बढ़ा ले, सीटों में वो तब्दील नहीं होगा। लिहाजा कांग्रेस को सीट वीट नहीं मिलने जा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, 7.5% 2014 में वो कौन वोटर थे जो कि कांग्रेस को दिए? कांग्रेस तो रसातल में चली गई थी। ये वो लोग थे जिनके परदादा नेहरू जी का एक बार चप्पल उठाए थे या नेहरू जी के साथ घूमे थे। ये ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोटर है जो ब्रॉडली अपर कास्ट, पंडित जी, ठाकुर साहब, इनका गांव का वोटर था। अब एक बड़ा बढ़िया स्ट्रेटजी मायावती ने चली, वो ये थी कि कांग्रेस को अपने नजदीक लाई ही नहीं ताकि सारे सीटों पे कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर दे। अगर मान लीजिए 10 सीट देके टाई अप कर लेती तो बाकी जगह मायावती के कैंडिडेट होते या मुलायम सिंह के होते। उस केस में ये जो पंडित जी थे कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर, वो बीजेपी शिफ्ट हो जाते। इसीलिए जानबूझ के कांग्रेस को मजबूरन खड़ा करना पड़ा और शिद्दत से लड़ना पड़ा। तो मतलब कांग्रेस वोट काटने का काम करेगी? हाँ, इस समय यही स्थिति है। अपने वोट रिटेन कर रही है, काटने का नहीं। अपने वोट रिटेन कर लेगी तो बीजेपी में वो ट्रांसफर नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि ये जो कंसोलिडेशन है। लेकिन फिर जो गठबंधन की पार्टी के नेता हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी कम से कम उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, कांग्रेस उत्तर प्रदेश को छोड़ दे, बाकी जगहों पर जाकर बहुत शिद्दत से और जोर लगाकर चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, बीजेपी की मदद ना करे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये भी स्ट्रेटजी है। आप गौर कीजिएगा, गाजियाबाद में एक ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा कर दिया कांग्रेस ने, जानते हुए कि कोई ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन चूंकि ब्राह्मण है तो वो आपके बीजेपी के वोट काट लेगा। ठीक है, वो यही आपके मेरठ में किया, एक अग्रवाल को खड़ा कर दिया। सुशील जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, 30 सेकंड सर। यूपी में एक नारा और चल रहा है मुलायम जी का, वो सुनने में आता है कि 37 पे मेरा लाल लड़ेगा, बाकी पे शिवपाल लड़ेगा। यहां पर भी इस तरह वोट कट रहे हैं, गठबंधन को एक मुश्त सारे वोट मिल जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। लेकिन 2 तस्वीरें देखिए, आपको एक तरफ स्मृति ईरानी का नामांकन, दूसरी तरफ रायबरेली में सोनिया गांधी के नामांकन की तस्वीर है। बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप रहिएगा हमारे साथ।